Hello everyone, this is today's the Hindu newspaper analysis session in which we will discuss mainly four issues. The first issue is on uncommon cyclone in Arabian Sea. The second issue is policy paralysis a weakened public health sector. The third issue is planetary production keeping out toxic alliance. And fourth issue is Samagra Shiksha Fund delay punishes role model state. So let's discuss all the issues on uncommon cyclone in Arabian Sea. This is graphical representation of average daily sea surface temperature. More heat is coming in from the Pacific Ocean. Now, while the Southern Ocean is also pushing in warmer waters, in Indian Ocean, the Indian Ocean is warming rapidly due to these inputs plus atmospheric changes in winds and humidity. इंडियन ओशन रैपिडली तरीके से वार्म हो रहा है. मेनली इसके थ्री फैक्टर्स हैं. पैसिफिक ओशन रीजन की तरफ से मोर हीट कमिंग हो रही है एंड सदर्न ओशन की तरफ से वार्मर वाटर यहाँ पर पुशिंग हो रहा है प्लस एटमॉस्फेरिक चेंजेस इन विंड्स एंड ह्यूमिडिटी. थ्री फैक्टर हैं जिनकी वजह से इंडियन ओशन रीजन वार्मर हो रहा है. बिलो डॉटेड लाइनिंग शो कर रहा है कि 1991 से 220 तक का जो एवरेज डेली ओशन सरफेस टेम्परेचर था उसको शो कर रहा है. ग्रीन लाइन शो कर रहा है कि लास्ट ईयर इट मीन 2023 में थ्रू आउट द ईयर डेली एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर कितना रहा एंड रेड लाइन शो कर रहा है कि 2024 मई मंथ तक डेली एवरेज टेम्परेचर कितना रहा है. इट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है कि ईयर टू ईयर एवरेज सरफेस टेम्परेचर कहीं ना कहीं राइज हो रहा है. अब बात अगर की जाए 1991 से 220 का एवरेज टेम्परेचर की जनवरी मंथ में जहाँ पर 20.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ करता था बिकॉज यहाँ पर कूलिंग होता है जनवरी मंथ में. वहीं 2023 में ये टेम्परेचर जनवरी मंथ में 24.4 डिग्री हो जाता है एंड इस ईयर 2024 में जनवरी मंथ में जो टेम्परेचर था वो 20.8 डिग्री हो जाता है. उसी तरह से अगर मई मंथ का देखें तो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर किस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर राइज हो रहा है एंड 2023 में दिसंबर का जो टेम्परेचर था वो 20.9 डिग्री तक पहुँच गया. अगस्त मंथ में लास्ट ईयर जो टेम्परेचर था वो 21 डिग्री को टच कर गया था. और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ईयर टू ईयर मंथ टू मंथ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ओशन का राइजिंग हो रहा है. What is issue? The combination of some factors related to cyclogenesis make North Indian Ocean area unusual in terms of cyclone seasons, numbers, and response of other ocean and cyclone to global warming. इंडियन ओशन रीजन के अंदर साइक्लोन्स का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ और इसके लिए सम फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर वर्क कर रहा है. स्पेशली साइक्लोन सीजन नंबर्स अनयूजुअल हुए हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुआ है. द नॉर्थ इंडियन ओशन सप्लाई अ लार्ज पार्ट ऑफ मॉइस्चर ड्यूरिंग द समर मानसून. समर मानसून के टाइम पर नॉर्थ इंडियन ओशन लार्ज पार्ट ऑफ मॉइस्चर यहाँ पर सप्लाई करता है. नॉर्थ इंडियन ओशन का मीनिंग है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से समर मानसून को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ पर रिसीव होता है. That implies a lot of evaporation from the Arabian Sea and the Bay of Bengal, which require these sea to be warm enough to allow evaporation. Because अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से समर मानसून को मॉइस्चर मिलता है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इवेपोरेशन के लिए एनफ वार्म होना इन सीज का बहुत ज़रूरी है. Warm tropical ocean also hotbeds of cyclone and here the North Indian Ocean is least active region of world's ocean. The number of cyclone साइक्लोन के हॉट बेड के तौर पर जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो वार्म ट्रॉपिकल ओशंस हैं बिकॉज वार्म ट्रॉपिकल ओशन के अंदर सबसे ज़्यादा साइक्लोन शो होते हैं. बट इंडियन नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी ओशनिक साइक्लोन आते हैं नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर बिकॉज नॉर्थ इंडियन ओशन भी वार्म ट्रॉपिकल ओशन का पार्ट है बट यहाँ पर जो साइक्लोन आते हैं वो लिस्ट एक्टिव रीजन की वजह से यहाँ पर साइक्लोन कम आते हैं. Why Indian Ocean is unique? Indian Ocean unique क्यों है? It means other ocean के कंपेयर में Indian Ocean unique है. The Indian Ocean receive a lot of attention for its
monsoonal circulation and the dramatic seasonal wind reversal to the north of equator, because Indian Ocean इक्वेटर के नॉर्थ में मॉनसूनल सर्कुलेशन एंड ड्रामेटिक सीजनल विंड्स का रिवर्सल करता है, बट इट इज ऑल्सो यूनिक बिकॉज इट हैज ओशनिक टनल कनेक्टिंग टू द पैसिफिक ओशन एंड सदर्न ओशन। ये इंडियन ओशन इसलिए भी यूनिक है बिकॉज ये एक ओशनिक टनल बनाता है, जिसमें से एक टनल पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है एंड अदर टनल सदर्न ओशन को यहाँ पर कनेक्ट करती है। अब पैसिफिक ओशन एंड सदर्न ओशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इंडियन ओशन के जो भी पैटर्न है इसको अफेक्ट करने में। द पैसिफिक टनल ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वार्म वाटर एवरी ईयर इन अपर 500 मीटर, while the southern ocean tunnel bring in cooler water below about 1 किलोमीटर। पैसिफिक टनल इसलिए सिग्निफिकेंट है कि ये अपर 500 मीटर तक का जो ओशन सरफेस है इसके थ्रू ये वार्म वाटर इंडियन ओशन की तरफ ब्रिंग करता है, एंड सदर्न ओशन बिलो 1 किलोमीटर जो ओशन सरफेस है उसके थ्रू ओशन इंडियन ओशन में ये कूलर वाटर ब्रिंग करता है। इट मीन्स एक टनल से यहाँ पर वार्म वाटर आ रहा है इंडियन ओशन में और एक टनल के थ्रू यहाँ पर कूलर वाटर आ रहा है इंडियन ओशन के अंदर। रियली में टनल कंस्ट्रक्टेड टनल नहीं है, बट ऐसा एक पैटर्न बना हुआ है इसलिए इसको टनल यहाँ पर नेमिंग किया गया है। द अरेबियन सी वार्म्स रैपिडली ड्यूरिंग द प्री मानसून सीजन एज द सन क्रॉस ओवर द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। अप्रैल और मई मंथ के आसपास, बिकॉज ये जो टाइम है प्री मानसून टाइम है और इस टाइम पर अरेबियन सी बहुत ज़्यादा रैपिडली वार्म होता है। और इसके वार्म होने का जो रीज़न है बिकॉज नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम सन स्ट्रेट तरीके से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। द बे ऑफ बंगाल इज रिलेटिवली वार्मर देन द अरेबियन सी बट वार्म फर्दर एंड बिगिंस टू प्रोड्यूस एटमॉस्फेरिक कन्वेक्शन एंड रेनफॉल। अभी हमने देखा कि अरेबियन सी मानसून से पहले वार्म रहता है, बट बे ऑफ बंगाल भी वार्म रहता है, बट मानसून के बाद भी ये कंटिन्यू वार्म ही रहता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक कॉन्वेक्शन एंड रेनफॉल का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग हम देख सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कॉन्वेक्शन और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। द पोस्ट मानसून सीजन इज द नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन फॉर इंडिया एंड प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेन ओवर सेवरल स्टेट। पोस्ट मानसून सीजन जो होता है स्पेशली अक्टूबर नवंबर का जो टाइम होता है ये नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन के तौर पर इंडिया में रेनफॉल कराता है और सेवरल स्टेट को इसके थ्रू रेन वाटर मिलता है। All these wind pattern and sea surface temperature influence cyclogenesis throughout the year over the North Indian Ocean and sustain the stark contrast in cyclogenesis between the Arabian Sea and Bay of Bengal. थ्रू आउट द ईयर ये जो हमने अभी विंड पैटर्न देखे हैं एंड सी सरफेस टेम्परेचर जो अभी हमने यहाँ पर देखा है ये कहीं ना कहीं थ्रू आउट द ईयर साइक्लोजेनेसिस को इन्फ्लुएंस करता है ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर, और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर जो भी साइक्लोजेनेसिस है उसके अंदर ये कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर जनरेट करता है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं। हाउ क्लाइमेट चेंज एम्पलीफाइज द यूनिकनेस ऑफ इंडियन ओशन। क्लाइमेट चेंज किस तरह से इंडियन ओशन की यूनिकनेस को एम्पलीफाई करता है। द नॉर्थ इंडियन ओशन एंड द मानसून are now responding to the related climate change drivers from tropical ocean as well as from pole to pole influence. North Indian Ocean and monsoon क्लाइमेट चेंज ड्राइवर्स फैक्टर जो कि ट्रॉपिकल ओशन या फिर पोल टू पोल इन्फ्लुएंस की वजह से रिस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। इट मीन्स ट्रॉपिकल ओशन और पोल टू पोल इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ क्लाइमेट चेंज ड्राइवर रिलीज हो रहे हैं जो कि इंडियन नॉर्थ इंडियन ओशन और उसके आसपास के मानसून को अफेक्ट कर रहे हैं। More heat is coming in from the Pacific Ocean, and now Southern Ocean also is pushing in warmer water, previously cold water. पैसिफिक ओशन की तरफ से मोर हीट कमिंग हो रही है, और जहाँ सदर्न ओशन से पहले कोल्ड वाटर आता था अब वो वार्मर वाटर पुशिंग कर रहा है इंडियन ओशन की तरफ। द इंडियन ओशन इज वार्मिंग रैपिडली ड्यू टू दिस इनपुट्स प्लस एटमॉस्फेरिक चेंज इन विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। यही वजह है कि इंडियन ओशन रैपिडली तरीके से वार्म हो रहा है, साथ में विंड एंड ह्यूमिडिटी में भी एटमॉस्फेरिक चेंज हो रहे हैं। All these region specific factors play into cyclogenesis, cyclone numbers and their response to climate change over the Indian Ocean. ये सब रीजन स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो कि साइक्लोन के नंबर और
क्लाइमेट चेंज की वजह ये बन रहे हैं। द मेन इम्पैक्ट ऑफ monsoonal circulation is that the warm ocean heat content and the atmospheric convection favor cyclogeny over the North Indian Ocean. नॉर्थ इंडियन ओशन के ऊपर जितना भी साइक्लोजेनेसिस पैटर्न चेंज हो रहे हैं, इसका जो मेन वजह है वो वार्म ओशन हीट कंटेंट एंड एटमॉस्फेरिक कॉन्वेक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस लेड टू साइक्लोन्स बीइंग फाउंड ड्यूरिंग द प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून सीजन। यही वजह है कि इस एरिया के जो साइक्लोन है, नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन के जो साइक्लोन है वो प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून में डिवाइड हो जाते हैं। टू साइक्लोन सीजन ओवर नॉर्थ इंडियन ओशन। नॉर्थ इंडियन ओशन में टू साइक्लोन रीजन के तौर पर इसको जाना जाता है, बिकॉज यहाँ पर टू साइक्लोन सीजन अलग अलग सीजन में यहाँ पर साइक्लोन आते हैं। अदर प्लेसेस में अगर देखा जाए तो वहाँ पर सिंगल सीजन होता है साइक्लोन के लिए, बट इंडियन ओशन के अंदर यहाँ पर टू साइक्लोन सीजन है। ड्यूरिंग द मानसून द स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली विंड और लो लेवल जेट ड्राइव अ स्ट्रॉन्ग इवेपोरेशन एंड मिक्सिंग ऑफ कोल्ड सबसर्फेस वाटर्स विद द सरफेस वाटर। जिस टाइम पर मानसून इंडिया में एंटर करता है, अपने साथ में स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली विंड और लो लेवल जेट लेकर आता है, और जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इवेपोरेशन होता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। सब सरफेस वाटर को सरफेस वाटर के साथ यहाँ पर ये मिक्सिंग करने का काम करता है। द अरेबियन सी बिकम सिग्निफिकेंटली कूलर देन ड्यूरिंग द प्री मानसून। प्री मानसून सीजन में अरेबियन सी का जो वाटर होता है वो हॉट होता है, वार्म वाटर होता है, बट प्री मानसून सीजन के बाद यानी मानसून सीजन में अरेबियन सी का जो वाटर है वो कूलर हो जाता है। द स्ट्रॉन्ग कॉन्वेक्टिव एक्टिविटी ओवर द बे ऑफ बंगाल प्रोड्यूस मैनी लो प्रेशर और साइक्लोनिक सिस्टम ड्यूरिंग द मानसून। मानसून सीजन में बे ऑफ बंगाल के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्वेक्टिव एक्टिविटी होती है, और जिसकी वजह से वहाँ पर लो प्रेशर जोन एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म सिस्टम यहाँ पर बनता है। This is because the strong monsoon winds vary in strength and direction from the surface to the middle atmosphere. So dominant cyclone season in uniquely split into the pre and post monsoon season over the North Indian Ocean. Because strong monsoon wind जो होती हैं वो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस टू द मिडिल एटमॉस्फेयर वारी करता है। इट मीन्स जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगा सरफेस से और मिडिल एटमॉस्फेयर, अगर हाइट के हिसाब से देखा जाए तो लोअर हाइट पर या ओवर हाइट पर जो मानसून विंड होगा उसकी स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। यही वजह है कि प्री एंड पोस्ट मानसून में साइक्लोन डिवाइड हो जाता है ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन। ऑल अदर साइक्लोजेनेसिस रीजन्स हैव अ सिंगल साइक्लोन सीजन ड्यूरिंग द ईयर। अदर साइक्लोजेनेसिस की अगर बात किया जाए तो ड्यूरिंग द ईयर सिंगल साइक्लोन सीजन वहाँ पर होता है, बट इंडियन ओशन के अंदर नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन के अंदर साइक्लोन सीजन टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वाई नंबर ऑफ साइक्लोन इन द अरेबियन सी इज अबाउट हाफ ऑफ दैट ओवर द बे ऑफ बंगाल इन बोथ सीजन्स। अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल के कंपेयर में हाफ क्यों होते हैं? अरेबियन सी हैज मच लेस कॉन्वेक्टिव एक्टिविटी ड्यूरिंग प्री मानसून एंड इज रिलेटिवली लेस प्रोन टू साइक्लोजेनेसिस। अरेबियन सी के अंदर कॉन्वेक्टिव एक्टिविटी लेस होती है, स्पेशली प्री मानसून के टाइम पर, जबकि बे ऑफ बंगाल के अंदर कॉन्वेक्टिव एक्टिविटी प्री मानसून टाइम में ज़्यादा होती है। लेस कॉन्वेक्टिव एक्टिविटी जो होती है ये लेस प्रोन टू साइक्लोजेनेसिस होती है। इट मीन साइक्लोन के लिए रीजन नहीं बनती है। द नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर कूलिंग द अरेबियन सी ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून। पोस्ट मानसून टाइम पर अरेबियन सी का जो वाटर होता है वो कूलिंग हो जाता है, और ये जो कूलिंग होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर की वजह से होता है। द नंबर ऑफ साइक्लोन इन द अरेबियन सी इज दस अबाउट हाफ ऑफ दैट ओवर द बे ऑफ बंगाल इन बोथ सीजन्स। बोथ सीजन में नंबर ऑफ साइक्लोन इन अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल के कंपेयर में इसी वजह से यहाँ पर हाफ रहता है। Thus, the cooler temperature, stronger winds there, and the relatively low convective activity over the Arabian Sea make the Arabian Sea relatively a desert for cyclone. साइक्लोन के लिए अरेबियन सी एक डेजर्ट बन जाता है थ्री रीजन की वजह से, कूलर टेम्परेचर की वजह से, स्ट्रोंगर विंड शेयर की वजह से, एंड रिलेटिवली लो कॉन्वेक्टिव एक्टिविटी की वजह से। अरेबियन सी
साइक्लोन के लिए एक रिलेटिवली डेजर्ट बन जाता है। इट मीन्स यहाँ पर उतना साइक्लोन जनरेट नहीं हो पाता जितना बे ऑफ बंगाल के अंदर जनरेट होता है। सम अपवर्ड ट्रेंड इन द नंबर ऑफ साइक्लोन was reported from 20 to 110 onwards or so, but the Arabian Sea has been very calm the last few years। 2010 के बाद कुछ साइक्लोन्स यहाँ पर अपवार्ड ट्रेंड देखा गया है अरेबियन सी के अंदर, बट वेरी फ्यू ईयर्स है अरेबियन सी वेरी काम देखा गया है। इट मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा हलचल नहीं दिख रही है। अबाउट अ रेयर अगस्त साइक्लोन नेम्ड आसना। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक अगस्त मंथ में यानी लास्ट मंथ एक साइक्लोन यहाँ पर रेज हुआ था जिसका नाम आसना था। A rare August cyclone named Asna, born from the transition of a strong land-borne depression into the warm Arabian Sea। साइक्लोन आसना अरेबियन सी के अंदर, वार्म अरेबियन सी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लैंड-बोर्न डिप्रेशन था जो कि ट्रांजिशन हुआ और ट्रांजिशन होकर के ये एक साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द फर्स्ट नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन इन अगस्त सिंस 1981। नॉर्मली अगस्त मंथ में नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर साइक्लोन नहीं आते हैं, बट 1981 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि अगस्त मंथ में नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर ये साइक्लोन यहाँ पर देखा गया है। द डिप्रेशन दैट ग्रो इनटू द साइक्लोन इटसेल्फ वाज अनयूजुअल इन टर्म ऑफ इट्स पावरफुल ग्रोथ ओवर लैंड। डिप्रेशन जो यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर देखा गया था और जो कि साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया, ये भी एक अनयूजुअल ट्रेंड था। स्पेशली इसका पावरफुल ग्रोथ हुआ ओवर द लैंड। इट मीन्स लैंड पर इसका पावरफुल ग्रोथ हुआ है और इसलिए ये यहाँ पर एक अनकॉमन हो जाता है, अनयूजुअल हो जाता है। द वार्मिंग ओवर द अरेबियन सी हैज ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड टू बी रिलेटेड टू द नॉर्थवर्ड शिफ्ट इन द लो लेवल जेट विच इटसेल्फ इज ड्राइवन बाय रैपिड वार्मिंग ओवर वेस्ट एशिया। अरेबियन सी के अंदर एक ऑलरेडी वार्मिंग किया गया है बिकॉज लो लेवल जेट जो है इस ओशन के ऊपर वो नॉर्थ वर्ड शिफ्ट कर रही हैं और ये भी रैपिड वार्मिंग ओवर द वेस्ट एशिया की वजह से ड्राइव किया जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऑन द अर्थ, अर्थ पर लास्ट कुछ डिकेड्स से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स शो हो रहे हैं। द वार्म 2023-24 that resulted from a combination of global warming and El Nino with a likely contribution from the underwater volcanic eruption has produced plenty of surprises in terms of extreme event across the planet। इस planet पर extreme events हो रहे हैं। लास्ट ईयर इट मीन्स 2023-24 में ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो के कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत सारे एक्सट्रीम इवेंट शो किए गए और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अंडर वाटर वॉल्केनिक इरुप्शन हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग अल नीनो कहीं ना कहीं रेज हुआ है। द मानसून एवोल्यूशन हैज ऑल्सो बीन अनयूजुअल स्पेशली सिंस द फोरकास्टेड स्ट्रॉन्ग ला नीनो हैज नॉट इमर्ज येट। मानसून का जो एवोल्यूशन हुआ वो भी अनयूजुअल शो किया गया। ला नीना इमर्ज होने वाला था, इसके लिए फोरकास्ट किया गया था बट ऐसा नहीं हुआ। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रिमेंड एज अनप्रेडिक्टेबल एज एवर विद अ वेट पेनिनसुलर इंडिया एंड अ स्ट्रेंज मिक्स ऑफ वेट एंड ड्राई रीजन्स ओवर द कंट्रीज नॉर्थ। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अनप्रेडिक्टेबल देखा गया बिकॉज इंडियन पेनिनसुलर के अंदर रेनफॉल जो होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है। A low pressure system is unusual, but its amplification over land onto the ocean is another unexpected event। लो प्रेशर सिस्टम जो जनरेट हुआ वो भी अनयूजुअल था और लैंड के ऊपर, लैंड से ओशन की तरफ इसका एम्पलीफिकेशन ये भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। पॉलिसी पैरालिसिस अ वीकेंड पब्लिक हेल्थ सेक्टर। व्हाट इज इशू? The recent union budget has been critiqued for its inadequate focus on the social sector, especially the public health sector। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यूनियन बजट के लिए उसको क्रेडिट किया गया था, स्पेशली सोशल सेक्टर पर फोकस, सोशल सेक्टर के अंदर भी स्पेशली पब्लिक हेल्थ सेक्टर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनएडिक्वेट फोकस की वजह से इसको क्रिटिसाइज किया गया। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट डिकेड इंडिकेट अ सीवियर पैरालिसिस टू पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज। लास्ट डिकेड में पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज एक सीवियर पैरालिसिस फेस कर रही हैं
Public health policies are those decisions made by the government based on the resources available to address people's health need. People's health needs को एड्रेस करने के लिए अवेलेबल रिसोर्स का यूज करना। गवर्नमेंट इसके लिए जो भी डिसीजंस लेती है उसको पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज बोला जाता है। व्हाट आर द नीड्स इन पब्लिक हेल्थ? पब्लिक हेल्थ में क्या क्या नीड्स हैं? पब्लिक हेल्थ नीड्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू थ्री ग्रुप्स। पब्लिक हेल्थ नीड्स को थ्री ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट आर द डिसीजेज ऑफ पॉवर्टी सच एज टीबी, मलेरिया, अंडर न्यूट्रिशन, मैटरनल डेथ, illness due to food and waterborne infection leading to typhoid, hepatitis and diarrhea, disease faced by the poor and vulnerable। फर्स्ट टाइप के जो डिसीज हैं वो पॉवर्टी से रिलेटेड है, स्पेशली पुअर एंड वल्नरेबल पीपल को ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अंडर टीबी, मलेरिया, अंडर न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, फूड एंड वाटर की वजह से जो भी इलनेस होती हैं, स्पेशली टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायरिया, ये सब डिसीज वो डिसीज हैं जो कि पॉवर्टी की वजह से आती हैं। दीज प्रॉब्लम्स हैव ग्रेटर सिग्निफिकेंस एज अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट दीज ऑल्सो पोज चैलेंज ऑफ एड्रेसिंग लाइवलीहुड। बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ये ग्रेट सिग्निफिकेंस रखती है और इसलिए इनको प्रिवेंट करने के लिए जो भी अटेम्प्ट किए जाते हैं उसमें भी पुअर पीपल को बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है, जिसकी वजह से लाइवलीहुड के लिए एक चैलेंज यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। Second are problem of the middle class on issues that are related to environmental pollution, air, water, waste management, lack of drainage facility, and failure to ensure healthy food and eateries that pose threat to everyday life, most of which are due to poor infrastructure development and poor market regulations। सेकेंड टाइप की जो हेल्थ नीड है वो स्पेशली मिडिल क्लास से कनेक्टेड है। बिकॉज मिडिल क्लास जो होता है वो इकोनॉमी के तौर पर अगर देखा जाए तो वो सर्वाइव कर सकता है। और इस टाइप के जो पीपल हैं इनकी जो प्रॉब्लम है मेनली इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, पुअर मार्केट रेगुलेशन से रिलेटेड है। इसके अंडर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में एयर, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, लैक ऑफ ड्रेनेज फैसिलिटी एंड फेलियर टू इंश्योर हेल्दी फूड्स एंड ईटरीज। एंड साथ में इनका जो एवरीडे लाइफ है इन प्रॉब्लम की वजह से वो थ्रेट होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्लाइमेट चेंज एंड राइज ऑफ क्रॉनिक इलनेस। ये लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट फेस करते हैं, ये इनकी प्राइमरी प्रॉब्लम है। यहाँ पर प्राइमरी प्रॉब्लम की बात की जा रही है। अभी हमने इससे पहले पुअर पीपल की प्राइमरी प्रॉब्लम्स क्या हैं वो हमने डिस्कस की हैं। दीज आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द फर्स्ट ग्रुप बट मे नॉट फिगर विद इन द हायरार्की ऑफ द प्रायोरिटी। ये जो प्रॉब्लम्स हैं सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम ये फर्स्ट ग्रुप पर भी अप्लाई होती हैं, बट यहाँ पर प्राइमरी प्रॉब्लम्स की यहाँ पर जब बात की जाती है तो ये मिडिल क्लास की प्राइमरी प्रॉब्लम है जो अभी हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड एंड द मोस्ट पॉपुलर नीड इन पब्लिक हेल्थ आर क्यूरेटिव केयर नीड्स ऑफ ए पॉपुलेशन। थर्ड जो नीड है वो है पॉपुलेशन के लिए क्यूरेटिव केयर। प्रोविजनिंग ऑफ क्यूरेटिव केयर इज द मोस्ट क्रिटिकल इन पब्लिक हेल्थ विच हैज़ थ्री लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्डरी। क्यूरेटिव केयर के जो भी प्रोविजन किए गए हैं इंडिया के अंदर इसको थ्री पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर एंड टर्डरी केयर। The poor and vulnerable rely on primary health care institutions of the public sector for primary health care as it is the most affordable and is closer to their place of the residence। Poor and vulnerable people पब्लिक हेल्थ सेक्टर पर डिपेंड रहते हैं प्राइमरी लेवल केयर के लिए, बिकॉज ये उनके लिए अफोर्डेबल होता है और उनके रेसिडेंस के भी क्लोज होता है। सेकेंडरी लेवल केयर वॉज हिस्टोरिकली नेगलेक्टेड एंड इज स्टिल इनएडुकेट अगेंस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकेंडरी लेवल केयर की अगर बात की जाए तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इसको नेगलेक्ट किया गया है और स्टिल इनएडुकेट फैसिलिटीज हैं अभी भी इस सेक्टर के अंदर। शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हेल्थ प्रोफेशनल्स इन दीज फैसिलिटीज एग्रावेट द प्रॉब्लम। बिकॉज सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का शॉर्टेज है जिसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स का लेक है। टर्डरी केयर नीड्स फॉर क्यूरेटिव केयर अमंग द पुअर आर द फोकस ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंडर आयुष्मान भारत। टर्डरी हेल्थ केयर के अंडर मोर क्यूरेटिव केयर की डिमांड की जाती है पुअर पीपल के लिए, और यही वजह है कि आयुष्मान भारत के अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मिशन लॉन्च किया गया। What is primary, secondary and tertiary health care services? प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी एंड टर्डरी हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी हेल्थ केयर इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पेशेंट सीकिंग मेडिकल अटेंशन। कोई भी पेशेंट मेडिकल अटेंशन सीख करने के लिए फर्स्ट टाइम जो कॉन्टैक्ट करता है जहाँ पर उसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर बोलते हैं। सेकेंडरी हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय द मेडिकल स्पेशलिस्ट हु डू नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट। सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंडर मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि पेशेंट
से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। टर्टियरी हेल्थ केयर स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव केयर फॉर पेशेंट हु रिक्वायर एडवांस मेडिकल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। टर्टियरी हेल्थ केयर की अगर बात की जाए तो स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव केयर इसमें किया जाता है और पेशेंट को यहाँ पर एडवांस मेडिकल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट यहाँ पर इसको रिक्वायरमेंट होती है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन पब्लिक हेल्थ पॉलिसी इन द लास्ट डेकेड में इंडियन पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ की क्या हिस्ट्री रही है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन पब्लिक हेल्थ पॉलिसी इन द लास्ट डेकेड शो दैट द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन which was started in 2005 and followed by the National Health Mission of 2013 were a clear departure from the then existing National Health Policy of 2002 which proposed the commercialization of healthcare। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ की हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो फर्स्ट टाइम 2002 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था। इससे पहले इसमें रूरल वर्ड था, इसको यहाँ पर रिमूव करके नेशनल हेल्थ मिशन इसका नाम दिया गया। बिकॉज 2002 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी वो हेल्थ केयर को कॉमर्शलाइजेशन बेस करने के बेस पर थी। इसको यहाँ पर चेंज करके नेशनल हेल्थ मिशन यहाँ पर लाया गया। इट वॉज द नेशनल हेल्थ मिशन फोकस ऑन स्ट्रेंथिंग पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर थ्रू आर्किटेक्चरल करेक्शन। दिस वॉज रिवाइज सिंकिंग हेल्थ सिस्टम आफ्टर द रिफॉर्म पीरियड ऑफ 1990s। 1990s के बाद बहुत सारे हेल्थ केयर रिफॉर्म किए गए थे इंडिया के अंदर। इसके बाद धीरे धीरे वो रिफॉर्म सिंकिंग होते चले गए। उसको रिवाइव करने के लिए यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया। स्पेशली पब्लिक सेक्टर हेल्थ को स्ट्रेंथ करने के लिए ये मिशन यहाँ पर 2013 में लॉन्च किया गया था। एफर्ट्स वर टेकन टू स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर बाय इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किए गए स्पेशली प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ करके विच हेल्प टू बिल्ड गुडविल एंड ट्रस्ट अमंग द पुअर पीपल अबाउट पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर। बिकॉज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर के प्रति लोगों का ट्रस्ट कम है। उस ट्रस्ट और गुडविल को बिल्ड करने के लिए वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया और इसके लिए यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रेंथ किया गया। एज पर रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2015 health infrastructure available in India reported as 1,53,655 sub-centers, 25,308 primary health centers (PHC) and 5,396 community health centers इंडिया के अंदर है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2015 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 1,53,655 सब सेंटर्स हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अगर बात की जाए इंडिया के अंदर अबाउट 25,300 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की अगर बात की जाए इंडिया के अंदर 5,396 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। सब सेंटर प्लस प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्लस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ये तीनों मिल करके इंडिया के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाते हैं। इट मीन्स हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर ये तीनों कैटेगरी आ जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हैड वेरियस पॉलिसीज स्ट्रेंथन द सेकेंडरी एंड टर्टियरी लेवल हेल्थ केयर इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में सेकेंडरी एंड टर्टियरी हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर वेरियस पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की गई। इंस्टेड द प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम द फोकस है शिफ्टेड एंटायरली ऑन पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम सच एज PMJ अंडर आयुष्मान भारत स्कीम 2018। प्राइवेट इंश्योरेंस को बूस्ट करने की जगह यहाँ पर जो इंश्योरेंस स्कीम थी उन्हें पब्लिकली फंडेड करने की कोशिश की गई और इसके अंडर 2018 में आयुष्मान भारत के ही अंदर PMJ स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो पब्लिकली फंडेड है। PMJ मीन्स प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंडर ये एक इंश्योरेंस स्कीम है और पब्लिकली फंडेड इंश्योरेंस स्कीम है। पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम वर इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड अदर एज एन add on to the overall strengthening efforts under the National Health Mission। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर कुछ स्टेट ने भी पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अपने अपने स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट की है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर इन 2023 डायरेक्टिव ऑल द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, इसके अंदर सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर आ जाते हैं, हैव रीनेम्ड टू आयुष्मान आरोग्य मंदिर। 2023 में इन 3 सेंटर्स को
सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को ये सभी जहाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में जाने जाते थे, अब इनको रिनेम करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। वन कुड नॉट फाइंड एनी क्लियर जस्टिफिकेशन फॉर दिस नेम चेंज। नेम क्यों चेंज किया गया, इसके पास, इसका किसी के पास भी क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं है। सेवरल क्वेश्चंस राइज ऑन हाउ दिस नेम इज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ नॉन हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन। इंडिया के अंदर कुछ नॉन हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वो किस तरह से इस, उनके लिए ये नेम क्या सिग्निफिकेंस रखता है। सेवरल क्वेश्चंस इससे रिलेटेड अराइज हुए। हाउ डज द टर्म मंदिर रेजोनेट एज द टाइटल ऑफ ए सेक्युलर हेल्थ इंस्टीट्यूशन। सेक्युलर हेल्थ इंस्टीट्यूशन के रूप में टाइटल किस तरह से, जो मंदिर वर्ड है इसमें किस तरह से रेजोनेट करता है। यहाँ पर ये जब सेक्युलर हेल्थ इंस्टीट्यूशन की बात की जाती है तो नेमिंग इस तरह से किया जाना चाहिए कि वो नॉन हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए भी सिग्निफिकेंस रखे। थ्रेड टू पब्लिक हेल्थ सिस्टम। इंडिया के अंदर पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए क्या क्या थ्रेड है। पब्लिक हेल्थ चैलेंज आर डाइवर्स इन कंट्री सच एज इंडिया। इंडिया जैसे कंट्री में पब्लिक हेल्थ चैलेंज काफ़ी डाइवर्ट है। नंबर वन, फॉर द वल्नरेबल एंड पुअर प्रिवेंशन प्रोग्राम्स एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज बिकम अ लग्जरी व्हेन देयर डे टू डे लाइवलीहुड आर नॉट एड्रेस्ड। इंडिया के अंदर जो भी पीपल पुअर और वल्नरेबल पीपल हैं उनके लिए प्रिवेंशन प्रोग्राम एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ काफ़ी लग्जरी हैं, बट उनके डे टू डे जो लाइवलीहुड है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। इट इज़ बेसिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल क्यूरेटिव केयर दैट आर दियर नीड्स इन पब्लिक हेल्थ। गवर्नमेंट को पुअर और वल्नरेबल पीपल का जो बेसिक नीड है, इट मीन्स पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल क्यूरेटिव केयर की जो उनकी नीड है इस पर फोकस करना चाहिए। नंबर टू, मेजर क्यूरेटिव केयर चैलेंजेस पोज अक्रॉस द कंट्री इज द लॉस ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। इंडिया के अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के प्रति पीपल का जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, और लॉस होने की जो वजह है प्राइवेट सेक्टर में इस वजह से पीपल का ट्रस्ट लॉस हुआ बिकॉज ये कॉमर्शियल इंटरेस्ट रखते हैं। इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा है। पब्लिक सेक्टर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ओवर क्राउडिंग है और इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस वजह से यहाँ पर लोगों का ट्रस्ट कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। Number three, the government has weakened the public health system by not strengthening secondary and tertiary level care in the public sector and instead favoring the growth of private sector. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर सेकेंडरी एंड टर्टियरी लेवल केयर को स्ट्रेंथ नहीं किया है, इसकी जगह पर गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को फेवर किया है। नंबर फोर, फाइनली द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर द लाइफलाइन ऑफ इंडियाज पब्लिक हेल्थ सिस्टम वर वीकेंड बाय प्रोजेक्टिंग देम एज क्यूरेटिव केयर सेंटर्स फॉर पॉपुलरिटी एंड ब्रांडिंग without acknowledging their purpose in health programs and their interconnections with grassroots level institutions of healthcare. बिकॉज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इंडिया के पब्लिक हेल्थ सिस्टम का एक लाइफलाइन है, और धीरे धीरे इन्हें क्यूरेटिव केयर सेंटर्स के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, स्पेशली पॉपुलरिटी और ब्रांडिंग के लिए ऐसा किया जा रहा है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का प्रोग्राम में क्या रोल है, इनका क्या पर्पज है, इसको बेटर तरीके से नहीं देखा जा रहा है और इसको नेगलेक्ट किया जा रहा है। इनका ग्रास रूट लेवल पर बहुत बड़ा रोल है और इनको क्यूरेटिव केयर सेंटर्स के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। प्लानिटरी प्रोडक्शन कीपिंग आउट टॉक्सिक अलायंस। बॉडी इशू in space missions from the earth to another planetary body, planetary production is important to preserve the biosphere of the earth against contamination by alien microbial life. बहुत सारे स्पेस मिशंस एवरी ईयर लॉन्च किए जाते हैं फ्रॉम अर्थ टू अनदर प्लानिटरी बॉडी, बट ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अर्थ के बायोस्फीयर को अदर प्लानिट के अलाइन माइक्रोबियल लाइफ से प्रोटेक्ट करके रखा जाए। What is planetary production? Planetary production is the practice of protecting solar system bodies from contamination by Earth life and protecting Earth from possible life forms that may be returned from other solar system bodies. Planetary production एक प्रोटेक्टिंग प्रैक्टिस है, स्पेशली सोलर सिस्टम बॉडीज को अर्थ के कॉन्टामिनेशन से प्रोटेक्ट किया जाए और अर्थ को अदर सोलर सिस्टम बॉडीज के जो भी लाइफ पॉसिबल लाइफ फॉर्म है उससे भी अर्थ के एनवायरनमेंट को या बायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करके रखा जाए। इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्लैनेटरी मिशन सच एज फ्रॉम द अर्थ टू द मून और मार्स। प्लैनेटरी प्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है इंटरप्लैनेटरी मिशंस का,
जैसे इंडिया से बहुत सारे मिशन मून या मार्स पर लॉन्च किए जाते हैं। इस प्रोटेक्शन के अंडर अर्थ प्लैनेट को भी और अदर प्लैनेट को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात की जाती है। टू टाइप्स ऑफ इंटरप्लैनेटरी कॉन्टामिनेशन। इंटरप्लैनेटरी कॉन्टामिनेशन टू टाइप के हो सकते हैं। फॉरवर्ड कॉन्टामिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ विएबल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अर्थ टू अनदर सेलेस्टियल बॉडी। अर्थ से अगर अदर सेलेस्टियल बॉडी की तरफ कोई ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होता है, ये फॉरवर्ड कॉन्टामिनेशन है। बैकवर्ड कॉन्टामिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इफ दे एग्जिस्ट बैक टू अर्थ बायोस्फीयर। अगर अदर प्लैनेट से कोई भी ऑर्गेनिज्म अर्थ बायोस्फीयर में एंटर करता है तो इसको बैकवर्ड कॉन्टामिनेशन बोला जाता है। चाइना मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। चाइना का एक मार्स सैंपल रिटर्न मिशन है। बिकॉज मार्स से यहाँ पर कुछ सैंपल लाया गया था अर्थ पर, उसको रिटर्न किया जा रहा है। ये भी एक प्रोडक्शन का एक प्लानिटरी प्रोडक्शन का एक प्रिंसिपल बेस पर वर्क कर रहा है। ऑन September 5 चाइना अनाउंस इट वुड फिक्स द डेट फॉर Tianwen-3 इट्स एम्बिशियस मार्स सैंपल रिटर्न मिशन टू 2028 विद अवॉइड बाय द प्लानिटरी प्रोडक्शन प्रिंसिपल। बिकॉज प्लानिटरी प्रोडक्शन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी प्लानट से कोई भी अगर कंपोनेंट लाया जाता है, सैंपल लाया जाता है, तो सैंपल की वजह से अर्थ के बायोस्फीयर को कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि चाइना ने डिक्लेयर किया 5 सितंबर को कि वो मार्स का जो भी सैंपल लेकर आया है उसको रिटर्न किया जाएगा और Tianwen-3 के द्वारा इसको 2028 तक इसको रिटर्न कर दिया जाएगा। द प्रिंसिपल हैज अ लीगल बेसिस इन आर्टिकल 9 ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी के अंडर आर्टिकल 9 के अंदर ये प्रिंसिपल फिक्स किया गया था। इट स्टेट दैट पार्टी टू द ट्रीटी एक्सप्लोर आउटर स्पेस while avoiding harmful contamination and adverse changes in the earth and the body's environment due to the introduction of extraterrestrial matter। आउटर स्पेस ट्रीटी के अंदर ये प्रोविजन किया गया था कि कोई भी पार्टी जो आउटर स्पेस को एक्सप्लोर कर रही है वो हार्मफुल कॉन्टामिनेशन अर्थ के उस पार्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मैटर कोई भी अर्थ के बायोस्फीयर के अंदर नहीं आना चाहिए। व्हाट मे बी सॉल्यूशन फॉर अर्थ प्रोडक्शन। अर्थ प्रोडक्शन के लिए, अदर प्लानिटरी प्रोडक्शन के लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, स्पेशली अर्थ को किस तरह से हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बचा सकते हैं। एन इंपॉर्टेंट वे टू क्लीन स्पेस क्राफ्ट ahead of interplanetary missions to confirm the planetary production principle is to fully assemble the vehicle and bake it in a dry room for 3 days at 120 डिग्री सेल्सियस। स्पेस क्राफ्ट जो भी स्पेस के अंदर भेजा जाता है उसको जब अर्थ पर वापस लाया जाता है तो उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। उसकी क्लीनिंग के लिए एक ड्राई रूम में 120 डिग्री सेल्सियस पर उस व्हीकल के पार्ट्स को असेंबल करके 120 डिग्री सेल्सियस पर उसको बेक किया जाना चाहिए कंटिन्यू 3 डेज तक। दिस इंक्रीज द कॉस्ट एंड टेक्निकल स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेस क्राफ्ट बट सच आर द डिमांड ऑफ कीपिंग बायोस्फीयर क्लीन। अगर ऐसा किया जाएगा, इसको 120 डिग्री पर बेकिंग किया जाएगा तो इसकी वजह से स्पेस क्राफ्ट का कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है और टेक्निकल स्ट्रेंथ का कॉस्ट भी यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। बिकॉज ये बायोस्फीयर अर्थ के बायोस्फीयर को क्लीन करने की एक डिमांड है और ऐसा किया जाना चाहिए। समग्र शिक्षा फंड डिले पनिशेस रोल मॉडल स्टेट्स। की पॉइंट्स ओवर द पास्ट ईयर द सेंटर हैज withheld funds of समग्र शिक्षा स्कीम एट लिस्ट 5 opposition रूल स्टेट तमिलनाडु, केरला, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। ओवर द पास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर जो स्टेट को फंडिंग किया जाता है उस फंडिंग को कुछ 5 ऑपोजिशन रूरल स्टेट के जो फंडिंग है उसको कहीं ना कहीं इसने विदहोल्ड किया है। स्पेशली तमिलनाडु, केरला, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली का जो फंड रेज होता है समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर उसको इसने विदहोल्ड करके रखा हुआ और ये ऑपोजिशन रूरल स्टेट है। द SS इज एन ओवर आर्किंग प्रोग्राम फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर। स्कूल एजुकेशन सेक्टर के लिए समग्र शिक्षा स्कीम एक ओवर आर्किंग प्रोग्राम है। डाटा शो दैट द सेंटर्स डिसीजन हैज मोर टू डू विद एक्सेप्टेंस ऑफ द PM3 स्कीम विद एम्स टू डेवलप exemplar मॉडल स्कूल दैट ऑफर लीडरशिप टू अदर स्कूल्स देन द आउटकम ऑफ SSA। डाटा शो कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन था PM3 स्कीम का, इसके अंडर एग्जाम्पलर मॉडल स्कूल बनाने का प्रोविजन किया गया था। गवर्नमेंट का फोकस शायद इस पर ज़्यादा है जबकि SSA पर इसका फोकस कम हुआ है। सैलरी डिले फॉर टीचर्स हैव ऑल्सो बिन रिपोर्टेड इन दी स्टेट। इन स्टेट के अंदर जो ओपोजिशन रन स्टेट हैं यहाँ पर टीचर्स का जो सैलरी है उसको भी डिले किया गया है
Owing to the financial burden, Delhi, Kerala एंड पंजाब रिलेटेड, बिकॉज स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है, इसकी वजह से दिल्ली, केरला एंड पंजाब काफ़ी रिलेटेड हो गए हैं। बाय डिलेइंग द फंड, द सेंटर हैज पेनलाइज्ड द स्टेट्स that are the forefront of achieving the SSH major objective, such as bridging social and gender gap, ensuring equity and inclusion in school education, promoting vocational education, ensuring school provision and training teachers। जिन स्टेट ने SSA समग्र शिक्षा स्कीम के मेजर ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है, उन स्टेट के अंदर फंड डिले करके सेंटर कहीं ना कहीं उन्हें पेनलाइज कर रहा है। SSA के अंडर मेजर ऑब्जेक्टिव सच एज ब्रिजिंग सोशल एंड जेंडर गैप, इंश्योरिंग इक्विटी एंड इंक्लूजन इन स्कूल एजुकेशन, प्रोमोटिंग वोकेशनल एजुकेशन, इंश्योरिंग स्कूल प्रोविजन एंड ट्रेनिंग, ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को इन स्टेट ने बेटर तरीके से अचीव किया है। ऑन ऑल 20 ऑब्जेक्टिव्स, इसके अंडर 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी समग्र शिक्षा स्कीम के अंदर ओवरऑल 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं। केरला इज इन टॉप हाफ ऑफ द लिस्ट, इवन लीडिंग इन मैनी। केरला टॉप हाफ जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनमें सबसे टॉप पर रहा है। तमिलनाडु इज इन टॉप हाफ ऑन 19 ऑब्जेक्टिव। टॉप 19 ऑब्जेक्टिव, जो टॉप 19 ऑब्जेक्टिव हैं उनके हाफ में तमिलनाडु टॉप पर है। उसके बाद दिल्ली है, पंजाब है, और कुछ ऐसे स्टेट जो बहुत ही लोअर रैंक पर हैं, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इनके लिए जो समग्र शिक्षा स्कीम का फंडिंग है वो टाइम टू टाइम किया जा रहा है, बट जो स्टेट टॉप पर हैं ऑब्जेक्टिव के को अचीव करने में, उन्हें फंडिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर विदहोल्ड करना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये गुड नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।